सभी सखियों श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार और स्नेहिल आशीर्वाद तुमको और हमारे सभी श्रोताओं को भी। जी, और सखी सहेली के मंच पर बहुत बहुत स्वागत आपका और सभी का स्वागत करते हैं। और बात करेंगे आज हम लोग सखी सहेली में विषयों के बारे में, उधार लेना देना कितना सही। इसमें बड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है हमारे साथियों की, इसीलिए तो ये विषय लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल लेना भी चाहिए देना भी चाहिए और क्यों जरूरी है ये भी बता रहे हैं। कुछ का अनुभव बड़ा कड़वा सा है, कुछ का मीठा भी जरूर होगा। तो सब तरीके के लोग हमें स्वाद चखाएं उधार लेने देने के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि घूमने भी तो चलेंगे ना। बिल्कुल, उसके बाद हम लोग चलेंगे नाहन हिल स्टेशन चलेंगे और वो दिन याद तुमने कहा उसके बाद चलेंगे तो ऐसा लगा उधार लेंगे तभी जा पाएंगे। कई बार ऐसी नौबत आई जाती है। नहीं भाई, तो ऐसे में बिल्कुल ना घूमे। लेकिन जो ये जो पर्यटन स्थल पर हम जा रहे हैं नाहन जी हिल स्टेशन जो है, यहाँ पर हम अभी मुफ्त में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आनंद से चलेंगे, गीत गाते गुनगुनाते सुनते सुनाते चलेंगे। लेकिन भाई ससुराल में दामाद की खातिरदारी जो है वो जरा सा याद करिए आपकी कैसे हुई। और हमारी वो बहनें या और भी जो हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने अपने दामाद की खातिरदारी की, कैसे की। और बहनें वो भी बता सकती, मतलब जब उनके पति आए मायके पहली बार, मतलब उनके मायके मतलब अपने ससुराल आए, तो वो वाली खातिरदारी भी वो खुद भी शेयर कर सकती है। अगर वो तो शर्मा रही होंगी, लजा रही होंगी, खुश हो रही होंगी कि भाई अब ये आए हैं, फटाफट यहाँ खातिरदारी होगी, उसका हम तो इनके संग चले जाएंगे। कितनी सारी बातें लेकिन याद आएंगी इस बीच। थोड़ा सा मन मुटाव भी होगा, मालूम पड़ा नहीं अभी क्यों जाए, अभी तो थोड़ी दिन की पहली विदाई में भी ऐसा होता है, हो भी जाता है। अरे भाई आजकल बिल्कुल नहीं होता होगा क्योंकि लड़कियां आजकल कहती हैं कि 25-26 साल तो हम रह चुके मायके में, अब बस हो गया, अब ससुराल जाना है जी। तो भाई सब तरीके के दिन होते हैं, सब तरीके के अनुभव होते हैं, सबके अपने अपने कारण होते हैं जी। और इसके साथ बात करेंगे हम लोग सुकून देती बाजार की रौनक। सुकून देती है, बिल्कुल देती है। कई बार कुछ ना खरीदना हो तो बहुत सुकून देती है। ये बात बहुत सही है, ये तो वाकई बड़ी मजेदार बात है, ये वर्ड फेमस बात है कि जब आपको कुछ न खरीदना हो उस समय जरूर बाजार जाएं। बिल्कुल। और उसके बाद क्या होगा ये हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि फिर भी आप 2-4 हजार खर्च करके और 2-4 थैले उठाकर चले आएंगे। सही बात है बुआ, ऐसे ही हालत होती है कई बार। जब मान कर जाते हैं कुछ नहीं खरीदेंगे तब भी थोड़ी थोड़ी हो जाती है, और जब जाते हैं खरीदने तब तो हो ही जाती है। लेकिन भाई खरीदारी के लिए बिल्कुल उधार नहीं लेना चाहिए। कुछ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई 4 सामान कम लाओ, 1-2 कम कर दो, लेकिन उधार नहीं लेना चाहिए दुकानदार से। बिल्कुल। तो और ये बात सबसे पहले गांठ बांधना चाहिए कि जब हम खुद जा रहे हैं सामान्य तौर पर आम दिनों में तो बिल्कुल भी उधार नहीं लेना चाहिए। और एक बात और बुआ कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। अगर हम इस चीज को अपनी आवश्यकताओं को कम रखेंगे तो हमें ये नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे बच्चे की शिक्षा की बात है या कभी स्वास्थ्य की बात है और पैसे नहीं है, तब लेना भी पड़ता है। हम इसको एकदम से मना नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ना लें। बिल्कुल, उस समय तो लेना बिल्कुल सही रहता है क्योंकि किसी बच्चे का एक करियर का सवाल होता है या किसी की जिंदगी का सवाल होता है। तो इस समय अगर कोई आता है तो आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए जिससे कि वो आगे अच्छी शिक्षा पा सके और उसका जीवन सुरक्षित हो सके। और जब तक बहुत जरूरत ना हो तब तक उधार ना ले, और अगर लिया है तो आप उसको देने के बारे में सोचे, यानी आपकी नियत में सफाई होनी चाहिए कि अगर लिया है तो भाई समय पर उनको दे भी दें। हाँ, दे भी दे, ये बोलो। हमें लगा बस सोचे कि हाँ देना है तो हम भी कहेंगे हम तो सोच रहे हैं, 20 साल से हम सोच रहे हैं, हमारी नियत बिल्कुल साफ है, हम देंगे। हाँ, लेकिन हमने मना कब किया? थोड़ी ना हो सकता होता है ना। हाँ, लोग ऐसा करते हैं और जो उसका खामियाजा जिसने दिया है उसको बहुत भुगतना पड़ता है। वो काफी विचार करता रहता है, मंथन में पड़ा रहता है कि कब वो देगा। और बल्कि ऐसे लोगों की नींद उड़ जाती है, आप बल्कि चैन से सो रहे होते हैं जिन्होंने उधार लिया है, लेकिन जो बेचारे देकर बैठे हुए हैं और जिन्हें पैसे वापस नहीं मिल रहा है, उन्होंने एक उपकार का काम किया और उसके बाद वो परेशान हो, तो ये उचित नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। और इसमें आप मतलब आपको बिना कहे अगर आप उसको वापस करते हैं, चाहे 1 साल 2 साल जो भी लगे समय, आप बिना कहे वापस करते हैं तो वो सबसे अच्छी बात होती है। इसके लिए कहीं ना कहीं ये बात तो देखो बहुत आदर्श स्थिति की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो बड़े आराम से कहा जा सकता है कभी भी उधार लीजिए, कभी भी दे दीजिए आप, तो बिल्कुल कोई
दिक्कत ही नहीं है, है ना? कुछ लेकिन सोच लेते हैं। लेकिन हमारे साथियों ने जैसे लिखकर भेजा है कुछ कुछ ऐसे चेतावनी वाली बातें, जैसे इन्होंने लिखा उधार देना लेना कितना सही, अगर आप समर्थ हैं और कोई आपसे धन वस्तु मांगता है तो उधार देना बुरी बात नहीं, पता नहीं मांगने वाला किस संकट में हो, लेकिन उतना ही उधार लें और दें जितने को समय पर आसानी से चुका सके। उधारी ये ऐसा कर्ज है जिसे लेने वाला लेते समय तो इतना मीठा बोलता है कि पैरों तक में गिर जाता है, और वही इंसान तय समय पर उधारी न चुकाए जाने और मांगने पर गुर्राने लगता है। आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं, बात अदालत तक पहुंच जाती है। अतः जहां तक हो इस लेन देन से बचना चाहिए। बिल्कुल। और बुआ ऐसा एक संदेश में और लिखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों और मुश्किल घड़ी और मानवता के आधार पर इलाज कराने के नाम पर उधार रुपए दिए थे और उन्होंने 2 महीने में लौटाने का वादा किया था, लेकिन जब 4 महीने हो गए और उन्होंने रुपए वापस नहीं किए तो उन्हें फोन किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। जब अगले दिन जब उनके घर गया तो घर के में ताला लगा हुआ लटका हुआ मिला और आसपास के लोगों ने बताया कि उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही डेरा खाली कर दिया है। बाद में पता चला कि उन लोगों ने ऐसा काम बहुत लोगों के साथ किया है। थक हार कर जब टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उनका पता चला तो उनके घर जाकर उनको जलील किया। तब कुछ दिनों बाद उन्होंने रुपए वापस दे दिया। तब से मैंने हैवी रकम देना बंद कर दिया। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो मांगते हैं और ऐसे दयनीय स्थिति में आते हैं, अपना प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को सामने रखते हैं, तो लगता है कि भाई चलो दे दे, इसको जरूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है वो शहर ही खाली करके चले जाते हैं। हाँ, जैसे इन्होंने बताया है तो इसके लिए भाई ये है कि इन्होंने लिखा है जैसे कि दिया उन्होंने बाद में वापस, तो बेहतर यही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर जैसे इन्होंने लिखा ना कि हैवी रकम देना बंद कर दिया। अब ऐसे क्या होता है जो परोपकार करने के लिए चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो उनका अनुभव इतना बिगड़ जाता है कि फिर वो वाकई जिसको जरूरत होगी कभी और जो वापस कर भी देगा तो उसको वो नहीं देंगे। बिल्कुल डर लगता है कि कहीं ये भी ऐसा ना मेरे साथ कर दे, तो ये वाली बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो समाज में ऐसी स्थिति बन जाती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर से विश्वास करना बंद कर देते हैं, है ना? तो विश्वास, लेकिन हमारे श्रोता तो नहीं ऐसा कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि आप लोग सिर्फ बातें करेंगे, गीत नहीं सुनवाएंगे, तो उनका विश्वास तो नहीं उठ जाएगा। नहीं, उनका बिल्कुल नहीं उठेगा, ना उठने देंगे। बिल्कुल गीत सुनाएंगे उन्हें। जी। खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो, रोको पागल मन को कि जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो। रुत ये दूरी की नहीं है, रुत ये दूरी की नहीं है, बुरी कहीं है पी कहीं है, रुकिए तो अरे रे 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 रुकिए तो अरे अरे ऐसा क्या, अरे रे 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 सुनिए तो हाँ, रुको चंचल मन को कि जिसने चाहा तुमको, आजी गुस्से में भरे इतने क्यों हो, खींचे हमसे सावरे इतने क्यों हो।
तेरे बिन न न न न न रहना क्या, हाँ रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, चतुर हो के बावरे इतने क्यों हो खींचे हमसे सांवरे, इतने क्यों हो रोको पागल मन के जिसने चाहा तुमको, मेरी बाहों से परे इतने क्यों हो खींचे हमसे सांवरे, इतने क्यों। तो भाई बुआ देखिए, खींचे रहने की जरूरत नहीं है, नहीं हो जाती है उधार लेने में हो जाती है ना भाई। देखो ऐसा है ना कि हमारे साथी ने तो 2 लाइन बड़ी प्यारी लिखी है, उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत सटीक बात लिखी है बुआ, बहुत प्यारी बात आपने लिखा है जी, इससे सबक लेना चाहिए है ना। और देखिए संदेश में क्या लिखते हैं कि उधार लेना देना कितना सही, जब रुपए की बहुत जरूरत पड़े और इसका कहीं भी इंतजाम ना हो पाए तो अपनों से उधार लेने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता है। उधार देने वाले भी उधार मांगने वाले की परेशानी को समझकर ही मदद की भावना से उधार देता है। उधार लेने के बाद उसे ना वापस कर तरह तरह के बहाना बनाना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। इससे रिश्ते में खटास आ जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं। उधार तभी लो जब उसे जल्द से जल्द वापस करने का इरादा रखते हो। और लगभग ऐसी ही दिक्कत हमारे एक साथी को भी हुई। उन्होंने तो लिखा कि अजीज दोस्त जिसके साथ बहुत पक्की दोस्ती थी, या यूं कहें कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, दिन भर साथ रहना, पढ़ना, खेलना, घूमना, खाना पीना, अधिकतर साथ में ही रहते थे। और जब व्यापार शुरू किया तब एक बड़ी राशि उसे उधार दी, और उधार वापसी तो दूर की बात, हमारे बीच तो दोस्ती भी खत्म हो गई। तो भाई ये तो दिक्कत आती है जी। और कई बार बुआ ऐसा होता है कि जब नहीं लगता कि मतलब जिससे हम लेते हैं उधार उसको एक बैंक की तरह ही मान के चले, एक बंधन जैसा, भले ही वो कागज कानूनी ना हो लेकिन उसको लिख के 2 बड़े लोगों से साइन करवा ले बैठकर, और ऐसा मन में जो लेता है उधार वो मन में बंधन मान ले कि हमको इनको बैंक की तरह उधार देना है, नहीं तो इस पर ब्याज बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा सोच कर करे तब शायद निभ हो पाएगा। हाँ, वो हो नहीं पाए कई बार, लेकिन कुछ लोग को लगता है संकोच, अगर उधार देने वाला जो है फिर तो भूल जाओ भैया, संकोच पे बैठे रहो। हाँ, फिर वही हालत होती है कि उधार देने वाला ये चीज नहीं ले पाता निर्णय कि सामने वाले से कैसे कहें, तो उस समय फिर वही होता है कि आप भूल जाओ भाई। और कई बार बुआ ये भी होता है कि जैसे कोई जान जाता है कि इसके पास जाएंगे तो फटाफट मिल ही जाएगा उधार, तो उसके पास मतलब फिर आने ही लग जाते हैं लोग। तो ऐसे में है जो उधार देता है उसको अपना कम से कम कभी तो अपने आप को समझो कि मन कड़ा कर लो। अरे तो उनका मन होगा बांटने का, तो क्या दिक्कत है? फिर लुट जाते हैं इसी में। तो अरे तो उनकी इच्छा होगी ना लुटने की, तो भाई ठीक है आप दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार इस तरह की जो आपका व्यवहार सामने वाला जान गया है तो उसको रोकना भी चाहिए अपने आप को कि भाई थोड़ा तो कभी तो देखो ये तो ऐसा है जैसे हमारा घूमने का मन है, हम घूम रहे हैं, हमारा मन है लोगों को पैसा उधार देने का, हम दे रहे हैं भाई, हमारे पास हम दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्या? अरे एक बार क्या हुआ बुआ कि एक जन आए और उन्होंने उधार मांगा, तो वो बड़ी ज्यादा रकम मांग रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ सामने वाला देने को तैयार, तो उसकी पत्नी ने उसको बोला कि नहीं इतना मत दो, ये पत्नियां ये काम बहुत करती हैं। तो कभी कई बार होना चाहिए कि सामने वाले को बोलना चाहिए रुको मैं जरा अपनी पत्नी से पूछता हूँ, तो बेइज्जती हो जाएगी ना। नहीं तो उसमें बेइज्जती की क्या बात है, पत्नी आपके कितने पैसे बचा भी तो देंगी। अच्छा ये बात सही है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये पॉइंट भी सोचिए कि नीचे हो जाती है पता है। अच्छा नहीं तो फिर उससे मतलब पत्नी से पूछा तो पत्नी ने उनकी उस अमाउंट को घटा के कम कर दिया, बोले नहीं इतना ही दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इतने से भी चलेगा। तो कई बार लोग चालाकी भी करते कि ज्यादा सा अमाउंट मांगने की सोचते हैं, और अगर हम ज्यादा से दे देंगे तो उनके लिए बढ़िया, अगर हम थोड़ा सा काट देंगे तो उनको लगेगा चलो इतना तो मिल गया। तो ये चीजें करनी चाहिए, मुझे करना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, ये बहुत पते वाली बात है कि आप जितना कोई मांग रहा है तो आप ये मान कर चलिए कि उनके और भी 2-4 मित्र तो होंगे ही, वो भी तो देंगे, आप थोड़ा सा आप मदद कर दें। यानी कि कहने का मतलब ये भी है कि आप उतना ही दें जितना कि अगर वापस ना मिले तो आपके लिए बहुत मानसिक तनाव का वो कारण ना बने। बिल्कुल सही बात है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हमारे साथी लिख रहे हैं उधार लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि देने अथवा लेने वाले का हमारे प्रति कितना प्यार है। बताओ यही बचा है।
और उधार उतना ही देना चाहिए जितने को हम सह सके। अर्थात यदि हमसे उधार लेने वाला मुकर जाए तो अपने ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। और कई बार ज्यादा प्यार जो है बड़ा मुसीबत। हाँ, तो वही तुम कह रहे हैं, और चीजों में मतलब करो ना जांच उसकी। सही बात है, प्यार है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन जब आप कभी सोचेंगे ना तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी ना। जी। और ऐसे एक लिखते हैं कि पैसा लेने के समय कोई नहीं जानता है, लेकिन देने की बात आती तो सारा दुनिया जान जाता है। संबंध खराब हुआ सो अलग। और कहते हैं देने के समय आप बादशाह होते हैं, लेने के समय आप की हालत मांगने जैसी हो जाती है, क्योंकि पैसे गिड़गिड़ाना पड़ता है, अपना ही पैसा मांगने के लिए सामने वाले से गिड़गिड़ाना पड़ता है। हाँ, तो इसमें एक थे वो, जैसे कि अब मान लो तुमसे हमने उधार लिया, अब तुम रोज तगादा कर रही हो, तो ऐसे ही पत्नियां सलाह जब देती है ना पति घबरा रहे थे कि अब वो फिर आएंगे, मिस्टर ए फिर से आएंगे। और वो नर्वस थे रात भर कि आज फिर पैसे का इंतजाम हुआ नहीं और ये आके दरवाजे पर फिर बोलेंगे तो हम किस मुंह से जाएंगे। तो उनकी श्रीमती जी ने पता क्या सलाह दी? क्या? उनसे कहा कि आज जाके उनसे कह दो कि हम पैसे नहीं लौटाएंगे, जाओ जो करना हो कर लो। ठीक है? नहीं तो फिर सामने वाला जो मांग रहा था उसकी नींद उड़ गई और ये आराम से सोने लगे। तो ऐसा भी हमारी बहनें सलाह देती हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। सही बात है। तो उन्होंने कहा आज तुम उनको मना कर दो कि जाओ पैसे अब नहीं लौटाएंगे। अब मुसीबत हो गई। अब मुसीबत क्या हो गई, उनकी नींद चैन से उनको आ गई, उनकी नींद उड़ गई। तो ये थोड़े से एक दो शब्द होते हैं जिनसे के होता है किसी की नींद उड़ती है, किसी को आती है। बस इसमें इस उधार जैसी चीज जो है तो कहना चाहिए कि कैंची की तरह काम करती है कि अगर रिश्ता खराब भी हो जाता है और अगर बनाना चाहते हैं तब तो वो आप कट भी गया तो भी जुड़ जाएगा, अगर आप समय से दे देंगे तो, या थोड़ा कुछ टाइम बाद भी दे देंगे तो भी अच्छा सा हो जाएगा। और ये समय तो ऐसा है कि हमारे साथी ने लिखा भी है, उधार विषय वास्तव में जितना समसामयिक है उतना ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि उधार प्रेम की कैंची है। ये बात 16 आने सच है। कई बार ऐसा होता है आप किसी की मुसीबत में उसकी मदद करने के लिए उसे उधार तो दे देते हैं, लेकिन जब आप उससे पैसे वापस मांगते हैं तो बहुत एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं। कई बार तो आपका वो मित्र आपसे मुंह मोड़ कर निकलने लगता है। मेरे एक दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके बड़े भाई ने कुछ अधिक नहीं सिर्फ 800 रुपए दिए थे किसी को, बार बार मांगा तो अंततः उसने चाकू से वार किया। भगवान का शुक्र की जान बच गई, लेकिन बरसों की दोस्ती उधार के कारण दुश्मनी में बदल गई। सही बात तो है भाई ये बात तो बार बार मतलब सार यही निकलता है कि अगर आप पैसे लें या दें तो किसी भी स्वरूप में मांग लें और दे भी दें, और लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि हम दे दें ज्यादा अच्छा ये तो हो गई बड़े पैसे की बात जिसमें कि वाकई नुकसान होता है, लेकिन छोटे छोटे भी होते हैं ना चीजें। जैसे किसी का 100 रुपए बाकी है, 50 रुपए रह गया, तो आप बड़े इत्मीनान से दीजिए कि देखो भाई ले लो इसको, और जो वापस भी करे उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि आप जिसने दिया ना उसको याद रहेगा, अच्छा देखो मंजरी को हमने दिया है 50 रुपए, मेरा बाकी है अभी तक, और वो इतना बोझिल होता जाता है। उसको उस समय तो आपने मना कर दिया, नहीं 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 50 रुपए क्या है, छोड़ो रहने दो। तो अगर कहीं आप बाजार में जा रहे हैं या कुछ ऐसे मिल बांट के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अगर हिसाब है उसको बराबर रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उसमें ये नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं नहीं कोई नहीं तुम 50 रुपए रहने दो ना, इतना हम खर्च कर सकते नहीं है क्या। उसी में क्या होता है बुआ कि मनमुटाव होता है, और जो आपका आपकी जो इमेज है उस पर बहुत असर पड़ता है कि आप ऐसे नहीं बाई चांस थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है अच्छा हमने छोड़ दिया 50 रुपए, जब अच्छी हो जाती खराब हो जाती है, खराब ही हो जाती है। हमें तो लगा ऐसे बड़े दिलदार लगते हैं कि उन्होंने कहा अच्छा 100 रुपए नहीं नहीं वापस मत करना, रख लेना। लेकिन अगर वापस दे देते हैं तो एक तरह से अच्छा भी रहता है। नहीं आमतौर पर ये संबंध बना रहता है। ऐसे जैसे बहुत पहले भी किसी से कुछ लिया, तो अब तो आजकल वो जमाना नहीं है, कोई भी चीज ऐसे आपने मंगवाई किसी से और उन्होंने कहा कि अच्छा हमने ला कर दे दिया है, भले ही 100 की है 50 की है, आप उनको पैसे दीजिए और उनसे कहिए कि देखिए हमने मंगवाया था इसलिए इसके पैसे आप ले लीजिए, बड़ी अमाउंट नहीं है, आपके लिए भी नहीं है हमारे लिए भी नहीं है, नहीं तो आपको जिंदगी भर रहेगा देखो हमने मंगवाया इन्होंने पैसे नहीं दिए हमें। हाँ, वो चीज भले हम उस समय संकोच में कह रहे नहीं नहीं अरे रख लीजिए आप ऐसे ही रख लीजिए। तो इस तरीके का जहाँ पर थोड़ा बहुत संकोच है, जहाँ बहुत कम राशि है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऑटो रिक्शा का पैसा आप बराबर बांटिए, नहीं एक बार का हम दे रहे हैं एक बार का आप दो, तो उसमें भी खुशी मिलती है एक दूसरे को और बॉन्डिंग हो जाती है, बॉन्डिंग भी रहती है। और फिर जो कोई भी थोड़ा सा भी न देने वाले के मन में ऐसा रहता है कि अरे वाह हमने तो छोड़ दिया पैसा, उनको दे दिया, और ना जिसने नहीं दिया उसका मन ऐसे दुखी नहीं होता। बिल्कुल। और बुआ सुन लेते हैं गीत। हाँ क्या बात है। जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, जानू जानू री काहे ठन के है तोरा कंगना, मैं भी जानू री छुप के कौन आया तोर अंगना, अरे
के कौन आया तोरे अंगना, मैं भी जानू रे। पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, पीपल की छैया तले, पीपल की छैया तले बत्तियां बनाए के, भोले भाले दिल को ले गया उड़ाई के सखी जानूरी, झूमे है काहे तोरा झुमका सखी जानूरी, झूमे है काहे तोरा झुमका, मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोरे अंगना, जानू जानू रे काहे ठने के है तोरा कंगना, मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोरे अंगना। जानू मैं कहाँ पे गिरी है तोरी बिंदिया, जानू जानू रे काहे ठने के है तोरा कंगना, मैं भी जानू रे छुप के कौन आया तोरे अंगना, जानू रे काहे ठने के है तोरा कंगना। किसी से मैं भी ना कहूँगी, मैं भी ना कहूँगी, अच्छा तो बन जा तू उनकी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी, मैं उनकी रहूँगी, उनकी रहूँगी, कोई क्या करे बजे जब पाँव की। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो बुआ देखिए हम लोग ने ये एक और संदेश आया ना। हाँ। वो क्या लिखते हैं कि वही रहीमन धागा नहीं, वो रहीमन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। तो ये बात वैसे तो सही है, ये मानकर चलें कि परेशानी होगी, लेकिन फिर वही निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है, सामने वाले से आपका रिश्ता कैसा है और आप किस हद तक उनसे विश्वस्त हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और वैसे तो हम यही कहेंगे कि भाई बहुत बेसिक जरूरत हो, मूलभूत आवश्यकता हो, तभी किसी से उधार लें और उनकी भी जरूरत को देखते हुए थोड़ा सा उनका
इतिहास भूगोल देख लें तब हाँ, दीजिए। तभी जानकारी लेकर देनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन इतिहास भूगोल की बात आती है और खास तौर से जब उधार की बात आती है तो घूमने जाने के लिए तो कतई ना लें, है ना, जहाँ हम घुमाते हैं वहाँ घूम लीजिए आप। बिल्कुल, तो फ्री में घुमाना है। हाँ। तो आज हम चलेंगे लेकर के नाहन हिल स्टेशन, और एक बड़ा प्यारा सा हिमाचल प्रदेश में नाहन हिल स्टेशन है और दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर ये है, और जहाँ अपनी छुट्टियों का मजा आप ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक छटा है, हरी भरी है, और साथ में आप वहाँ पर रोमांच यानी एडवेंचर के मजे भी ले सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, सुंदर शिवालिक पर्वतों से घिरा नाहन हिमाचल प्रदेश के सबसे मनोरम पर्यटन स्थलों में से एक है। नाहन की स्थापना राजा कर्ण प्रकाश ने 1621 में की थी। और बुआ जब यहाँ पर जाएंगे ना, तो क्योंकि पहाड़ियाँ, हरा भरा इलाका है, तो ट्रैकिंग का मजा भी है, और जो हरी भरी वादियां होती, घाटियां होती, तो उनको देखने का एक अपना अलग अलौकिक सुख मिलता है जब हम उनको देखते हैं। उनका सौंदर्य बहुत अच्छा सा होता है, और यहाँ सभी जगहों से लोग आते हैं, चाहे अपने देश के पर्यटक हो, चाहे विदेशी पर्यटक हो, यानी कि इन सब जगहों पर, हिल स्टेशन पर बहुत संख्या में लोग आते हैं और तो यहाँ का मजा लेते हैं। कहा ना कि ट्रैकिंग करा जा सकता है, हरी वादियां हैं, घाटियां हैं, सब कुछ है, तो जाहिर है कि लोग आएंगे ही, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यहाँ रेणुका झील भी है, कहते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, घूमने का एक प्रसिद्ध स्थान भी है। समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर यह झील है। झील में बोटिंग का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं, साथ में चिड़ियाघर भी है, वो भी देख लीजिए। हर साल नवंबर में वार्षिक मेला भी आयोजित किया जाता है, तो बहुत लोकप्रिय स्थान है। तो मेले की तो अपनी ही धूम रहती है, अपना मजा रहता है, उसका मजा हम लेंगे गीत सुनते हुए, है ना। नहीं, अभी तो फिलहाल बुआ अंतराल दे दो, अंतराल लेंगे, तो थोड़ा सा घूमे नहीं कि तुमने कहा नहीं अंतराल ले लो, चलो ठीक है ले लेते हैं, अंतराल समय हो गया जी। भाई देखो उधार वाला जो मामला है ना, फिर घूम घूम क्या रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे साथी देखो ये विषय तो रही गया था, जैसे ये लिख रहे हैं कि उधार तो छोड़िए, मेहनत का पैसा भी लोग नहीं देते। अभी थोड़े दिन पहले किसी पार्टी को कंप्यूटर पर उनका प्रोजेक्ट पूरा करके दिया तो उसका पेमेंट नहीं किया, और बाद में वही वाली बात, फोन स्विच ऑफ। जमाना खराब हो चुका है, तो भाई पहले भी होता रहा है, तो इस तरीके से दिक्कत तो होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिवाली का समय उधार देते भी नहीं है, दुकानदार बोलते हैं पुराना हिसाब पूरा कर लीजिए, नया भाई खाता बदलना है। अच्छा। हाँ, ये समय तो ऐसा ही है ना कि सारे हिसाब किताब जो है वर्ष भर के किए जाते हैं, कर लिए जाते हैं। जी, तो बुआ पहले गाने का आनंद लेंगी या हम लोग पर्यटन पर चलें? पहले गाना सुन लेते हैं। हाँ, मौसम बदल लेते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल।
तो वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि नाहन घूमते समय यही गाना याद आता है। क्या तो बात इसका है। मतलब कि हमारे साथी घूम चुके हैं या उनको ये पूरा एहसास हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा था कि सन 1621 में स्थापित किया गया। तो हमारे साथी उसके बाद और भी जानकारी दे रहे हैं कि जो वर्तमान में इस जिला का मुख्यालय है, समुद्र तल से इन्होंने लिखा 332 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ वर्ष भर सुखद वातावरण रहता है। कई प्रसिद्ध मंदिर और तालाब हैं जो अपने आकर्षण के लिए बेजोड़ है। दिल्ली के पास है पास ये में है। आप एक एडवेंचर एक्टिविटीज और प्राकृतिक जगहों का मजा ले सकते हैं। तो ये बात इन्होंने भी लिखा है। और बुआ जो आपने रेणुका झील के बारे में बात करी थी, तो यहाँ पर जाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, लेकिन खुलने का समय जरूर है यहाँ पर, तो उस चीज की जानकारी रखें। और आसपास यहाँ पर परशुराम मंदिर भी है, उसके भी दर्शन आप ले सकते हैं। और यहाँ एक और खास जगह है नाहन का जैतक किला। नाहन से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और इतिहास में जो रुचि रखता है मैं उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है कि जाकर जानकारी प्राप्त करें। और ये पहाड़ी पर बना है तो किले की भव्यता, बनावट और चारों ओर के नज़ारे बहुत आकर्षित करते हैं। और किले के अंदर का जो महल है उसे देखकर लगता है कि किसी ज़माने में बहुत ही समृद्ध विरासत यहाँ रही होगी। यानी कि कहना चाहिए विरासत का एक भंडार यहाँ पर है, जिसे देखने से पता चलता है कि उस समय की शान और शौकत क्या रही होगी। बिल्कुल। और यहाँ पर काली स्थान मंदिर भी है जो 24 घंटे खुला रहता है और प्रवेश शुल्क भी नहीं है। तो भाई हाँ, ये बात तो है। और ऐसे ही यहाँ पर त्रिलोकीनाथ गुफा मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। अंदर गुफा प्राकृतिक रूप में है। मंदिर की संरचना बहुत सुंदर है। और यहाँ पर जो प्रमुख ये जो नाहन के पर्यटन स्थलों में से एक है। और ये भी सुबह 6 बजे से 12 बजे तक खुलता है, फिर शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक। इसके बाद जो है कांगड़ा किला और मसरूर मंदिर भी आप घूम सकते हैं। और अब धौला कुआं की बारी है। इसकी हरियाली आंखों को सुकून देती है। और जब गर्मियों में यहाँ पर आम का मौसम आता है तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आम के पेड़ तो हैं ही, और बुआ साथ में बहुत सारे खट्टे खट्टे फलों के भी बाग वहाँ पर भरे हुए हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक व्यापार जैसा शुरू कर दिया गया है, कारखाना बना दिया गया है जिसमें जैम, जूस, अचार और डिब्बा बंद फल का उत्पादन होता है। क्या बात है। और भाई रोजगार भी मिलता है लोगों को। और इसके साथ ही इसके पास ही जो है एक कस्तान देवी मंदिर भी है जो राजा जगत सिंह की जीत को दर्शाता है। और अब चलते हैं जम्मू पीक। नाहन का ये जम्मू पीक जो है रेणुका झील से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू की चोटी घूमने की बहुत सुंदर जगह है। यहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, तो जाहिर है शांति का आपको आभास होता है, आनंद मिलता है। यहाँ ऋषि जमदग्नि का मंदिर है। नीला आकाश और सफेद बर्फ की परत देखते ही बनती है। प्राकृतिक सुंदरता बहुत सुंदर लगती है यहाँ पर। और बुआ यहाँ जाने के लिए तो भाई कोई पास का तो है नहीं हवाई अड्डा, तो चंडीगढ़ में है एक हवाई अड्डा है, या वहाँ से आप जा सकते हैं। और बस जहाँ से आपको बस और कैब मिल जाएगी। और दिल्ली से जाना है तो अपने वाहन से भी जा सकते हैं, बसेस चलती हैं उससे जाइए। और नाहन के पास का रेलवे स्टेशन है अम्बाला जो 69 किलोमीटर की दूरी पर है। और जहाँ पर बस जैसे होता है कि हर जगह बस किराया टैक्सी चलती है तो आप जा सकते हैं। भाई इसके अलावा शिमला, हरिद्वार, मनाली से भी बसेस चलती हैं। नाहन भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है आप जहां भी रहते हैं आप वहां से जा सकते हैं। बिल्कुल। और नाहन के त्योहार की बात करें तो मानसून के अंत में वामन द्वादशी मनाया जाता है, जब स्थानीय देवताओं की 52 पंथ छवियों को जुलूस के रूप में जगन्नाथ मंदिर में ले जाया जाता है। और जहां उन्हें एक तालाब में समारोह पूर्वक प्रवाहित किया जाता है और आधी रात को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया जाता है। और यहाँ गुग्गा पीर मेला, गोगा जी यानी कि गुग्गा के सम्मान में मनाया जाने वाला एक स्थानीय मेला है। और गुग्गा राजस्थान के एक लोक देवता है और नाहन के एक प्रसिद्ध योद्धा के रूप में ये जाने जाते हैं। तो भाई बड़ी खूबसूरत सी जगह है, बहुत तरीके से चीजें हैं तरह तरह की। इसके अलावा हबन घाटी है, हरिपुर धार है, भूरेश्वर महादेव और गुरुद्वारा है जी, महादेव का मंदिर है जी। और गुरुद्वारा पांवटा साहिब का है, शिवालिक फासले पार्क है, बहुत सी जगह मंदिर भी है। और यहाँ के स्थानीय भोजन आप हिमाचली भोजन कर सकते हैं, उत्तर भारतीय और चाइनीज व्यंजनों का जायका भी मिल सकता है। और भाई यहाँ जाना है तो जो ठंड का मौसम होता है वही ज्यादा अच्छा, वही अच्छा रहता है, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, क्योंकि आप इसमें रंगीन ऊनी वस्त्र पहन जाइए, फोटो खिंचाइए, मजे लीजिए। जी हाँ। और तो शरद ऋतु तो चल रही है, आप घूमें और खूब मजे लें और गाना सुने। गाने सुना।
पनिया भरन को के मिलने सजन को, पनिया भरन को के मिलने सजन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, चली रे गोरी पनिया भरन को। अगर तू न लाती गगरिया तो शक करती तुझ पे सारी नगरिया। राधा गई थी कहाँ, राधा गई थी यूं ही मिलने किसन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, चली रे गोरी पनिया भरन को। चलेगा न इन बत्तियों से के साफ है जाहिर तेरी अखियों से। किसी ने चुराया क्या, किसी ने चुराया हुआ है तेरे मन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, पनिया भरन को के मिलने सजन को। चली रे गोरी पनिया भरन को। तो बुआ बड़ा इंतजार था ना कि वो दिन याद करो मैं खातिरदारी दामाद की उस समय कैसे होती थी। तो उस समय तो उस जमाने में देखिए जब दामाद आना होता था तो पूरे घर में शोर मच जाता था। पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में। अगर गांव में रहे तो पूरे गांव को पता चल जाता था कि फलाने के घर पाहुन आए हैं। और दामाद जी भी एकदम भकाभक चमकदार सफेद कपड़ा पहन के आते थे। हाँ, मतलब अच्छा कपड़ा पहनते थे। तो इसीलिए तो देखो, तुम ऐसा केवल तुम नहीं कह रही हो, ये बात तो हमारे साथी ने भी लिखा है जी, कि पहले के समय में दामाद पना दिखता था, अब के दामाद और लड़कों में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। तो भाई अब ये नहीं समझ में आया मंजरी बिटिया कि क्यों दामाद पना, जैसे तुमने कहा चलो ठीक है सफेद कपड़ा समझ में आता है, तो मतलब क्या वो ऐसे ही संकोच करके बैठे रहे हैं ड्राइंग रूम में, बैठक में, और कुछ मांगे ना उनको, मतलब तरह तरह की चीजें आती रहे, वो मना ना करें कि नहीं 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 बस करिए। हाँ, नहीं ऐसा भी। और जब वो घर से चलते थे ना तो उस समय लोग उनको लड़के को बता भी देते थे, जाना तो इन्हीं बोलने लग जाना, रिजर्व रहना, बैठना चुपचाप, थोड़ा नहीं एकदम से खाने लग जाना, ऐसी चीजें उनको सिखा दी जाती थी। बड़े नखरे दिखाना थोड़े, तो उस समय लोग नखरे भी दिखाते थे। वो तो क्या कुछ साल चलता था, फिर धीरे धीरे तो भाई नखरे सारे खत्म हो जाते थे क्योंकि मिक्सअप हो गया, अब सब भी जान गए कि दामाद जी कैसे हैं। तो शुरुआत में ऐसी कुछ चीजें हमने भी सुनी है। आपको अपने व्यवहार में ओढ़ना पड़ता था। तो क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे मोहल्ले में खूब खबरें उड़ जाती थी कि भाई दामाद जी आ रहे हैं, तो आसपास के लोग भी कुछ ना कुछ अपना खातिरदारी के लिए कुछ ना कुछ ले आते थे। और घर में अगर आपका ज्वाइंट परिवार है, एक साथ सब लोग रहते, तो उसमें बहुत मजा आता था कि दामाद जी बैठक में बैठा दिए गए और धीरे धीरे सब लोग आकर मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं, नमस्कार भाई। देखो क्या होता है ना कि एक तरह से दामाद हो चाहे बहू हो, परिवार में एक नया सदस्य आता है तो एक उत्सुकता रहती है कि इनका क्या व्यवहार है, कैसे हैं। और स्वागत बात की जहां तक बात होती है, वो इसलिए भी होती थी पहले ज्यादा कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, तो हम जिस सीमित तरीके के हमारे व्यंजन होते थे हम उन्हीं को खाते थे। अभी तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी कुजीन्स खाने लगे हैं ना, खाने लगे। हाँ, उस समय तो अपना तेल घी भी बदल जाता था, तो लोग को अच्छा नहीं लगता था स्वाद में, इसलिए इतनी तरह की चीजें शायद रखी जाती थी कि
इसमें से शायद कुछ अच्छा लगे। और उस समय कोई बाजार से तो बनी बनाई चीजें ऐसी आती नहीं, सब घर में बनाते थे और सब लोग मिलके बनाते थे और कोशिश रहती थी कि दामाद के आगे पूरी थाल भरी रहे। हाँ, अच्छे से तो उसको अच्छा माना जाता नहीं, वो इसीलिए कि इसमें से सब चीजें पता नहीं पसंद आएंगी कि नहीं आएंगी। हाँ। तो ये चीजें होती थी। वैसे हमारे साथ सब साथी ने तो अपनी यादें लिखी हैं कि शादी के 6 महीने के बाद मेरे पति पहली बार ससुराल आए, क्योंकि वो बिहार से बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मेरे घर में बस वही बात, भगवान आ गए हैं, उनके भव्य रूप से स्वागत हुआ। पूरी पराठे, हलवा, मिठाई, नमकीन। एक दिन तो उन्होंने बहुत एंजॉय किया, दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, आप लोग मुझे मेहमान की तरह नहीं करें, मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूँ और आप सब जो खाएंगे वही मैं भी खाऊंगा। मुझे अगर कुछ खाने की इच्छा होगी तो मैं इन लोगों से कहकर बनवा लूंगा। मेरे दादाजी उनके इस बात से बेहद प्रभावित हुए। बिल्कुल। और ये तो देखो, ये सादगी, सहजता जो होती है ना, वो सबको प्रभावित करती ही है। बिल्कुल। और इसी तरह एक लिखते हैं कि बंगाली समाज में एक पर्व मनाया जाता है जिसे जमाई षष्ठी कहते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें ससुराल में जमाई की खूब खातिरदारी की जाती है। दामाद के लिए अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं, 5 प्रकार की सब्जी है, मांस, मछली आदि पकाए जाते हैं। दामाद और बेटी के घर पहुंचने पर थाली में धान, दूर्बा और 5 प्रकार के फल रखकर सास पूजा करती है। धान और दूर्बा घास को माथे पर स्पर्श कराया जाता है, ये आशीर्वाद का प्रतीक होता है। माथे पर दही से एक फोटा यानी तिलक लगाया जाता है। इसके बाद पीला धागा, षष्ठी धागा हाथ पर सास बांधती है। सास ही दामाद की लंबी उम्र की कामना की जाती है, उसकी करती है। तो बड़ा अच्छी सी रस्म है। सब जगहों की रस्में सब में अलग अलग होती हैं, तो सबका अलग अलग अपना आनंद है। सत्कार का मजा ही अलग होता है। सबका अनुभव भी अलग है। हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि पहली बार उमस भरी गर्मी में ससुराल पहुंचा तो खातिरदारी में कोई कमी नहीं थी। सब आगे पीछे जीजा की स्वागत में लगे हुए थे। नाश्ता पानी सब ठीक ढंग से हो रहा था। अचानक बिजली चली गई। थोड़ी देर तो ताड़ के पंखे से सालियों ने ठंडक का एहसास कराया, लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी बेचारे वो लोग भी थक गए। आखिरकार मैं भी पसीने से लथपथ हो गया। मैंने पत्नी को छत पर खाना और वहीं सोने की व्यवस्था करने को कहा और मेरी ससुराल में पहली रात उस भरी गर्मी में छत पर ही बिताए थे। दूसरे दिन ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तो उन खट्टे मीठे यादों के साथ ससुराल से विदा लिया था। बुआ, ये वाली जो इनका किस्सा है, इसमें ये बात भी बड़ी खास होती थी। हाँ। जैसे ही दामाद जी आएंगे तो एक बार लाइट जाएगी और पूरा परिवार धीरे धीरे कहेगा, पल्ला ऐसे घूंघट काट के कि भैया आ तो रही थी कल तक तो बहुत अच्छी आई, जैसे तुम आए वैसे लाइट चली गई। तो ऐसी ये वाली चीज बोलते थे जी। तो उसका भी एक अलग मजा था। लेकिन भाई देखो, ऐसा है कि अब लड़के और दामाद का फर्क अब यही होता है कि पहले के दामाद जैसे अपने हाथ से पंखा नहीं करते थे। हाँ। लेकिन आज जो है लड़के, जैसे उन्होंने कहा कि उनके पति ने कह दिया, तो इस तरह से अगर आप लोग कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और ये सादगी और मोहब्बत जो होती है वो होनी चाहिए, अच्छी लगती है, प्रभावित करती है जी। और एक लिखते हैं कि वो दिन याद अपने करें या अभी वाले दिन जिसमें हम करते हैं दामाद की खातिरदारी, यादें तो पुरानी ही होती हैं। दामाद की आव भगत में कमी ना रहे, ये भावना होती है। कैसी चाय पीते हैं, दूध में मेवा शक्कर कैसे बढ़िया उटाया हुआ हो। फिर खाने में अलग अलग पकवान मीठे सहित सुबह शाम लगे हुए हैं। और घर वाले फिर पान बढ़िया सा रहता है। बिस्तर पर झकाझक चादरें मतलब बिछाई जाती। समय बदल गया है, अब तो दामाद बेटे बन जाते हैं, बराबर ध्यान रखते हैं। और हर एक बात का मुझे खुशी है, मेरे दामाद विदेश में रहने के बाद भी कोई नखरे नहीं दिखाते हैं। सही बात है, समय के साथ परिवर्तन हुआ और कहना चाहिए होना चाहिए कि दामाद को हम बेटा समझे और वो भी अपने माता पिता समझ कर रहे, तो बड़ा देखो अच्छा पहले शायद जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि दामाद बेटे जैसा बने, या मतलब चाचा बाई चाचा ताऊ के बच्चे होते थे, पटीदार के बच्चे होते थे, तो इतना बड़ा परिवार रहता था कि ऐसे किसी शायद मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज आवश्यकता है कि जो दामाद हैं वो अपने माता पिता यानी कि सास ससुर का भी ख्याल रखे, और दामाद की तरह जैसा कि एक परिभाषित कर दिया गया है वैसे नहीं, बेटे की तरह रहे। बिल्कुल। और आओ भगत तो बेटे की भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग एक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। दामाद जी अंगना है पधारे, दामाद जी सब टुक टुक
टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। तुम पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। कभी सोचता हूँ, कभी सोचता हूँ, जिंदगी भी क्या मजाक है। तुम मिले जाने कैसा इत्तेफाक है। काहे तू सनना लड़ाई रे, काहे तू सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। गम से हुए हैं कुछ फासले यहाँ नजदीकियाँ खुशी से, सोचा नहीं था किसी कश्मकश का रिश्ता जुड़ेगा तुम्हीं से। काहे तो सनना लड़ाई रे, काहे तो सनना लड़ाई रे, उलझे मेरे दिन रात है। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी। तो देखिए दामाद जी अंगना में पधारे, ऐसी आवभगत करनी चाहिए, मान सम्मान की सही बात कह रही हो, बिल्कुल। लेकिन उसका भी समय निर्धारित है। जैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि ससुराल में दामाद की खातिरदारी, वाह क्या दिन याद दिलाया भाई। पिताजी बहुत सख्त थे, ऐसा नहीं कि ससुराल जाना ही नहीं हुआ, अवसर आया और ससुराल भी गए, पर पिताजी की बात याद रही। आओ भगत स्वागत सत्कार कुछ विशेष अवश्य ही रहा, पर उनकी बात जो कहावत में कही गई थी हमेशा ही अब तक याद है। उन्होंने कहा था कि दो लोगों में बातें हो रही थी, वे अपने अनुभव आपस में साझा कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था ससुरारी बहुत प्यारी, तो दूसरा जवाब दे रहा था कि जो रहे दिन दुई चारी, यानी 2-4 दिन ही जो रहे। फिर इस पर पहला कह रहा था जो रहे दिन 10-5, यानी 5-10 दिन रहे। तो अगला जवाब दे रहा था कि तो हाथ में खुरपी और सर पे खांच, तात्पर्य ससुराल में स्वागत सत्कार न मिलने पर तुरंत वापस आ जाए। एक युग था, आज तो लोग घर जवाई बनना ही चाहते हैं। बिल्कुल बुआ, ये तो बड़ी अच्छी सी बात है लेकर भेजी है। और देखिए बुआ, समय जो है हमारे प्रोग्राम का जो है, हमारे साथी ने लिखा है कि दामाद जी होते हैं तब तक तो बहुत खातिरदारी होती है। चाय के साथ नाश्ता होता है, खाने के वक्त तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं। जैसे जैसे पुराने होते हैं तो खातिरदारी कम हो जाती है। जब फूफा बन जाते हैं तो खाली चाय ही मिलती है, नाश्ता नहीं भाई। लेकिन ऐसा नहीं, हम नहीं मानते। आप कैसे रह जाते हैं बिना खाने के? तो कोई नहीं रहता है, ऐसे बदनाम ना करें ससुराल को। सही बात है ना। और खुश रहे जी, और हम मिलते रहेंगे। और बाजार की रौनक हम लोग फिर कभी बात करेंगे। हाँ, फिर कभी करेंगे। और आज के जो अच्छे कमेंट्स हो सकता है हम रख पाए और आपसे फिर साझा करेंगे। तो सभी से लेते विदा, मंजरी वर्मा और बुआ का नमस्कार।